डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूँ इकरा हारिस। नया साल शुरू हो चुका है मगर दुनिया में इस्तेहकाम के आसार कम और बेयकीनी के साए ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। आलमी सियासत एक बार फिर रसूलों के बजाय ताकत के गिर्द घूमती दिखाई देती है। अमरीका ने नए साल के आगाज़ गैर मामूली और चौंका देने वाले इकदाम से किया। वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई की, सदर मैदरूद की गिरफ्तारी और फिर उन्हें न्यूयॉर्क में मुंतकिल करना, इल्ज़ाम नार्को टेररिज्म, मनशियात की स्मगलिंग और तबाहकुन हथियार रखने के। मगर असल सवाल ये कि क्या ये वाकई इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग है या फिर आलमी सियासत में मुफादात, वसाइल और तेल की एक और दास्तान। इसी दौरान ईरान में हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। रूस अपने असर रसूख को वसअत दे रहा है और जनूबी एशिया में भारत अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद के इल्जामात के आलमी सतह पर एक काबिल कबूल शराकतदार बना हुआ है। ऐसे माहौल में ये सवाल पहले से ज़्यादा अहम हो चुका है कि क्या दुनिया एक नई सर्द जंग में दाखिल हो चुकी है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इस बदलते आलमी निज़ाम में तवाज़ुन कायम रखना कहाँ तक मुमकिन है। इन्हीं पेचीदा मगर फैसला कुन सवालात पर आज हम बात करेंगे साबिक सफ़ीर और मारूफ तज्ज़ियाकार हुसैन हक्कानी साहब से। बहुत शुक्रिया हक्कानी साहब आपके वक्त का। सर, एक तरफ हम मना रहे थे नए साल का आगाज़, लेकिन रातों रात ये जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, कि आपको नहीं लगता कि जिसे अब गन बूट डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है और जिस तरीके से एक सदर के कमरे में घुसकर उसको और उसकी बीवी को उठा लिया जाता है और सीधा न्यूयॉर्क लेके आया जाता है, ये किस किस्म की हिकमत अमली है अमेरिका की? ये अमेरिका की नहीं, सदर ट्रंप की हिकमत अमली है। अमेरिकी हुकूमत के बहुत सारे एहलकार इस पर परेशान हैं। उनका उनका जो तर्ज फिक्र है वो जरा 19वीं सदी वाला है। उन्होंने कई मामलात में ये सोच दिखाई है। टैरिफ लगाते हुए भी उनकी वही सोच थी। वो समझते हैं कि अमेरिका का बेहतरीन दौर वो था जब अमेरिका ज्यादातर सफेद फार्म लोगों का मुल्क था और इस किस्म की चीजें हुआ करती थी। अमेरिका ने 1945 के बाद एक आर्किटेक्चर दुनिया का बनाने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहदा बनाने में अमेरिका का बड़ा दखल था। ये दुरुस्त है कि वो अक्सर अपनी मर्जी पूरी किया करते थे। और 1990 में भी उन्होंने पनामा के सदर मैनुअल नोरिएगा को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया और फिर उनको इसी तरीके के साथ अमेरिका लाकर उन पर मुकदमा चलाया। लेकिन उस वक्त कुछ तकल्लुफात फिर भी बढ़ते गए। मुकदमा पहले बनाया गया, फिर उनको नोटिस दिया गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये तो बिल्कुल एक सीधा साधा अगवा है। जो इसका सबसे बुरा नतीजा होने का इम्कान है वो ये है कि दूसरे ममालिक भी ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ताकत है और हमारे पास सही इंटेलिजेंस है तो हम भी शायद ऐसा करने में कामयाब हो जाएं। अच्छा सर, एक बयान तो वो है जो सदर ट्रंप दे रहे हैं कि जनाब ये नारकोटिक टेररिज्म, मनशियात स्मगलिंग, और चूंकि अमरीकी इस कार्टेल के तहत बहुत ज़्यादा माजी के अंदर कत्ल हुए हैं, ये सब उस कार्रवाई की बुनियाद पर किया गया और इनका ट्रायल होगा। लेकिन जो अंदर की कहानी है जिसके बाद खुद उनके मुंह से निकल भी गया वो है तेल के ज़खायर। आपको लगता है बेसिकली तेल के ज़खायर और रजीम चेंज की तरफ बढ़ने के लिए ये कदम था अमरीका का? देखिए, तेल के जखायर की इस वक्त उनको जरूरत तो नहीं है। ये तो ट्रंप इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने हामियों को ये इत्मीनान दिलाएं कि वो रिजीम चेंज नहीं कर रहे। अगर आपको याद हो तो ट्रंप के हामी बहुत से ये कहा करते थे कि जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है वो क्योंकि रिजीम चेंज कराती रही है इसलिए हम सदर ट्रंप के हामी हैं, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ अमेरिका के अंदरूनी मामलात पर तवज्जो देंगे। तो अब लोगों को कुछ तो दिखाना है कि नहीं नहीं, इसमें से तुम्हें भी कुछ मिलेगा, तो तेल सस्ता हो जाएगा, वेनेजुएला का तेल अमेरिका को मिल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला जाते हुए एहतियात करेंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अगला अमेरिकी सदर आए वो भी इन्हीं पॉलिसियों पर कारबंद रहे, तो उन कंपनियों को नुकसान भी हो सकता है। तो ये तो ट्रंप और उनके चंद हवारी जो और भी बहुत सारे मामलात में पैसे कमाने का उन पर इल्जाम लगाया गया है, वो शायद कोई शॉर्ट टर्म फायदा उठा लें 2028 तक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉलिसी के तौर पर कोई कामयाब पॉलिसी हो सकेगी। सर, तो कुछ आवाज़ें अमेरिका के अंदर से भी उठ रही हैं इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़। कल से हम देख रहे हैं कि जब से ये कार्रवाई हुई है बहुत सारे लोगों के बयान सामने आए हैं जो एक्चुअली इसको पसंद नहीं कर पा रहे। अंदरूनी तौर पे क्या सदर ट्रंप को काफ़ी रेजिस्टेंस इस लेवल तक मिल सकती है, चूँकि आप अमेरिका में मौजूद हैं, कि वो बैकआउट तो नहीं अब कर सकते लेकिन कुछ ना कुछ अपनी हिकमत अमली तब्दील करेंगे?
देखिए, ट्रंप ने हिकमत अमली तब्दील की है तो ये काम किया है। हुआ ये है कि ट्रंप बहुत गैर मकबूल हो गए हैं। उनकी पॉलिसियों के नतीजे में वो खुशहाली नहीं आई जो लोग तवक्को कर रहे थे। स्टॉक मार्केट वगैरह से तो आम जो मजदूर है उसकी जिंदगी पर उतना असर नहीं पड़ता। तो अब उनकी मकबूलियत बहुत कम है। यहाँ अमेरिका में एक सवाल पूछा जाता है कि डू यू हैव अ फेवरेबल व्यू ऑफ द प्रेसिडेंट और एन अनफेवरेबल व्यू। इस वक्त अमेरिका की वाज़े अक्सरियत को 53-54% लोग ये कहते हैं कि वी हैव एन अनफेवरेबल व्यू। हमारी नज़र में ट्रंप को बहुत कामयाब नहीं रहे। तो अब उन्होंने उसको तवज्जो हटाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए एक इकदाम किया है। अगर आपको याद हो तो वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली की ख्वाहिश जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने से चल रही है। कई दफ़ा जब भी वहाँ इलेक्शन हुआ, अमेरिका ने मुखालिफिन का, अपोजिशन का साथ दिया। और इसलिए ट्रंप का ये ख्याल था कि शायद ये वो कदम होगा जिससे एक तो वो मजबूत नजर आएंगे, दूसरी तरफ अमेरिकी कौम अमूमन फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में मुत्तहिद हो जाती है, तो शायद वो सदर के पीछे मुत्तहिद हो जाएं। मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, और मुझे हैरत होगी अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद रजीम चेंज के हक में नहीं है, गैर मुल्कों में जाकर जंगें लड़ने के हक में नहीं है। और जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट की सोच है वो यकीनन इस किस्म की कार्रवाई को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखेगी, तो उन पर काफी तनकीद का इम्कान है। और आप ये समझते हैं कि फितरी सवाल अब जो उठ रहा है वेनेजुएला के बाद अगली निशाना जो है वो ईरान हो सकता है? हालांकि दोनों ममालिक के डायनामिक्स में खासा फ़र्क है और ईरान काफ़ी वोकल है अपनी सलामती को लेकर। आपको लगता है क्या ईरान का जोग्राफिया, अस्करी सलाहियत वेनेजुएला जैसा हमला रोक सकती है, या अमेरिका सोचेगा एक दफ़ा हमला करने से पहले? देखिए, स्ट्रेटेजिक जो अमेरिका की नेशनल स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजी पिछले दिनों आई थी, उसमें बात बातें वाज़े तौर पे कही गई थी। उनमें एक ये था कि हम मशरक़ वस्ता में ताकत का इस्तेमाल बराह रास्त नहीं करेंगे, और यूरोप में भी नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ अपने जो हमारा बैक यार्ड है, जो हमारे करीब के ममालिक हैं, उनमें ताकत इस्तेमाल करेंगे, जैसा अमेरिका 19वीं सदी में किया करता था। आपको पता होगा कि दूसरी जंग अजीम से पहले अमेरिका को बहुत ज़्यादा बैन अवी तौर पर मुतहर्रिक मुल्क नहीं था। तो इसलिए ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ईरान या किसी और मुल्क के ऊपर इस किस्म की कार्रवाई की वो करने में उनको अवामी हिमायत हासिल रहे। दूसरा ये कि उसकी लॉजिस्टिक्स भी बड़ी मुश्किल हैं। ईरान दूर बहुत है, अड़ोस पड़ोस के ममालिक से मदद लेनी होगी। कौन सा पड़ोसी मुल्क है जो ये रिस्क लेगा कि उसकी टेरिटरी को यूज किया जाए ईरान के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई के लिए। और आखिरी बात यह है कि शायद ईरान में इस तरह की तब्दीली लाना ट्रंप के लिए कोई उनका कोई फौरी मफाद भी उसमें ना हो। वो लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन ये याद रहे कि इस पूरे वाक़े से ये बात मजीद साबित हो गई है कि ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल लीडर है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी बैन अवी अमूर में किसी को पसंद नहीं होती। बिल्कुल सही। और अगर ईरान में अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, पाकिस्तान पे इसके कोई मुआशी सियासी असरात आप होते हुए देखते हैं, या फिर पाकिस्तान के लिए इस खत्ते में गैर जानिबदार रहना, या फिर एक ऐसी पोजीशन पे रहना जहाँ पर हर एक के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप आ रहे हों, आपका लगता है वो पॉसिबल है? देखिए, किसी भी मुल्क के लिए अपने पड़ोसी ममालिक में बेचैनी से बेनियाज होना मुमकिन नहीं होता। पाकिस्तान के भारत से ताल्लुकात कशीदा हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं, ईरान से कम अज़ कम उस कस्म की कशीदगी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अगर ईरान भी डिस्टेबलाइज हो जाता है तो पाकिस्तान को बहुत फिक्र करनी होगी इस हवाले से, क्योंकि इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी होता है मुल्कों की इक़्तिसादी तरक्की के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए। पाकिस्तान को मजीद अदम इस्तेहकाम की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि ईरान और पाकिस्तान का एक तारीखी ताल्लुक है, उसमें कुछ ये बात भी शामिल है कि पाकिस्तान में बहुत से हल्के ऐसे हैं जो ईरान को बहुत मस्बत नज़र से देखते हैं, वो ईरान के इनकलाब के भी नज़रियाती तौर पे हामी हैं। कुछ फिरकावाराना मामलात भी हैं इस पूरी कश्मकश में। तो पाकिस्तान ईरान के वाक़यात से मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकेगा। इसलिए पाकिस्तान के मफाद में यही है कि पाकिस्तान ईरान में इस्तेहकाम की हिमायत करे, किसी किस्म की बेचैनी की हिमायत ना करे।
سر تو ایک طرف وینزویلا میں امریکہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، دوسری طرف چین، تائیوان، روس اور یوکرین کے محاذ پر سرگرم ہے. آپ کو کچھ انڈیکیشنز لگتی ہے کہ ایک نئی ملٹی پولر سرد جنگ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں؟ اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات سٹیبل رکھے، تو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک بیلنس کرنا تو مشکل ہوگا، ہر ایک کو تو خوش نہیں کیا جا سکتا. بالکل، کوئی کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو خوش کر سکے. اسی لیے ملٹی پولیرٹی ذرا مشکل ہوتی ہے، خاص طور پہ ملٹی پولیرٹی ایسے ماحول میں جس میں بین الاقوامی قانون یا قواعد پر عمل درآمد کی ضرورت محسوس نہ کی جاتی ہو. دیکھیں، لوگ تنقید بہت کرتے ہیں اور بڑی تنقید کی گنجائش ہے. جب سے اقوام متحدہ بنی ہے بہت سارے معاملات پہ وہ ناکام بھی رہی ہے، لیکن بہت سے معاملات میں اقوام متحدہ کو کامیابی بھی ہوئی ہے. اور یہ جو ڈپلومسی کا عمل ہے یہ چلتے رہنا ہمیشہ مفید رہا ہے. ثابت ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے بین الاقوامی معاہدے طے پائے ہیں، بہت سی کشمکشیں ختم ہوئی ہیں. تو اب وہ پورا ڈھانچہ جب ہلتا نظر آتا ہے اور ہر ایک اپنی اپنی مرضی کر رہا ہے، پوتن یوکرین کے اوپر حملہ آور ہیں، امریکہ وینزویلا پر حملہ آور ہے، چین کیا تائیوان پر حملہ آور ہو کر اسی صف میں شامل ہونا پسند کرے گا، یا وہ یہ کہے گا کہ نہیں ہم ذرا مختلف ہیں تاکہ دوسری دنیا کے دوسرے ممالک چین کی طرف دیکھنا شروع کریں. یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ہمیں اگلے چند ہفتوں مہینوں میں ملیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کہنے کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جی تبدیلی ہونی چاہیے، بین الاقوامی نظام خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بعض اوقات سٹیٹس کو میں بہتری ہوتی ہے اور یہ جو کیوس ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اچھے نتائج سر نہیں ویسے لاتا. ابھی آپ کو اور ہماری اس وقت پالیسی پرو ایکٹیو لگتی ہے یا ری ایکٹیو لگتی ہے؟ ہماری پالیسی جو ہے وہ کوسٹنگ along کی پالیسی ہے. ہم نہ پرو ایکٹیو ہیں نہ ہم ری ایکٹیو ہیں. ہم نے ذہنی طور پہ ایک بات طے کی ہوئی ہے کہ ہماری اصل دشمنی صرف ایک ملک کے ساتھ ہے، اور اسی تناظر سے ہم باقی ساری دنیا کو دیکھتے ہیں. دوسرا، ہماری اقتصادی مجبوریاں ہیں. ہم ابھی تک ایک بہت زیادہ پروڈکٹیو قوم اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ہماری ایکسپورٹ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہمیں بہت سارے ملکوں کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو نوکریاں دیں تاکہ ہمارے یہاں ریمیٹنسز آئیں. تو ہمیں بہت سارے اس بورڈ کے اوپر بہت سارے پیسز ہیں جن کے ساتھ ہم کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہم ہر پیس کو موو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. نہیں ہو سکتے. اچھا سر، وال اسٹریٹ جرنل جیسے مین اسٹریم امریکی اخبار کا مودی حکومت پر اقلیتوں کے خلاف نشاندہی کرنا، پھر یہ کہنا کہ مودی خود آر ایس ایس کا نمائندہ ہے نہ کہ انڈین گورنمنٹ کا، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھارت پر انسانی حقوق کے معاملے پر دباؤ کیوں نہیں ڈالتا؟ حالانکہ خود ٹرمپ بھی خاصے ناراض رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اور کچھ خوش نہیں ہے ان کی پالیسیز کو لے کر. اقوام متحدہ روایتی طور پر صرف تشویش کا اظہار کرتا ہے، جس طرح آج وینزویلا والے معاملے پر کیا. تو بھارت پر آپ سفارتی دباؤ دیکھ رہے ہیں کسی طرح کا؟ ٹرمپ تو کسی بھی ملک پر انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ڈالتے. انہوں نے وینزویلا میں بھی انسانی حقوق کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ بہت سالوں سے امریکہ کا موقف یہ وینزویلا پر انسانی حقوق کے حوالے سے ہی رہا ہے. ایران پہ بھی وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات نہیں کرتے. ان کی تو اپروچ بہت زیادہ مختلف قسم کی اپروچ ہے کہ بس ہم طاقتور ہیں، ہم اپنی طاقت کے بل پر دوسروں سے اپنی بات منوائیں گے. تو اس لیے وہ بھارت کے ساتھ بھی ایسا نہیں کریں گے. پاکستان پہ بھی انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے کبھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی بات نہیں کی. رہ گیا بھارت اور امریکہ کے درمیان کشمکش کا معاملہ، تو یہ ایک کچھ پہلو کشمکش کے ہیں، کچھ تعاون کے پہلو ہیں. بھارت کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کے فورن ایکسچینج کے ذخائر بڑے ہیں، ان کی معیشت بڑی ہے، اور ان کے پاس ایک بڑی آبادی ہونے کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے اس کو ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ 4 سال گزارنا شاید بھارت کے لیے اتنا مشکل نہ ہو جتنا ہمارے ہاں بہت سے لوگ چاہیں گے کہ ہو جائے. اور سر، غزہ معاہدے کا ایک آخری سوال، کچھ مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہت زور و شور سے شروع ہوا تھا لیکن اب لگ رہا ہے مکمل خاموشی ہے، یہاں تک کہ امریکہ بھی اپنے معاملات میں الجھ گیا ہے. دیکھیے، صدر ٹرمپ شاید اس طرح واپس آئیں، اور انہوں نے کہا ہے تو وہ کچھ کرنے کی کوشش تو شاید کریں گے، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے لیے ایک مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نتنیاہو کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے. اور جو نتنیاہو کے ہم خیال ہیں وہ ٹرمپ کے بڑے قریبی دوست اور ساتھی رہے ہیں.
दूसरी तरफ वो फलस्तीनियों को एक रियासत भी नहीं देना चाहते, और तीसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि आलम इस्लाम सारा का सारा इस बात से इत्तेफाक करे कि ट्रंप गजा में अमन कायम कर रहे हैं। तो वो जो अमन है, उसकी जो मुख्तलिफ लोगों की मांगी जाने वाली शराइत हैं, वो पूरा करना शायद ट्रंप साहब के लिए मुमकिन ना हो। लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे, और इसमें कोई ना कोई अपनी जादूगरी दिखाने की कोशिश करेंगे। मुझे ये लगता है कि जो भी आउटकम होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि जिससे फलस्तीनी, अरब और मुसलमान मुतमईन हो सकें। बिल्कुल सही। और अगर एक जुमले में हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डिफाइन करें तो वो क्या जुमला होगा? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त सर्वाइवल की खारजा पॉलिसी है, और वो ये है कि हम अपनी मईशत को मुस्तहकम रख सकें, और कोई ऐसी मुश्किल हमारे लिए पैदा ना हो जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन हक्कानी, वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। और अमेरिका में नए साल के आगाज़ पर एक ऐसी फ़ौजी कार्रवाई होना पूरी दुनिया के लिए एक सोचने का लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि कितना आसान होता है किसी भी सुपर पावर का किसी भी मुल्क में दाखिल होकर किसी के सदर को और उसकी बेगम को उठा लेना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर मुज़ाकरात, डेडलॉक और बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत के गिर्द घूम रही है। हुकूमत बार बार ये दावा कर रही है कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, मगर दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ और बाज़ औक़ात मुतज़ाद बयानात सामने आते हैं। कोई मुज़ाकरात की बात करता है, कोई कहता है टास्क है, कोई ये मौक़िफ़ अपनाता है कि जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुज़ाकरात के मामले पर असल रुकावट है कहाँ? क्या हुकूमत वाकई संजीदा है या सिर्फ बयानात की हद तक बात हो रही है? और क्या तहरीक इंसाफ अपनी 8 फरवरी की कॉल के साथ मुज़ाकरात की गुंजाइश रखती है? इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए मुझे जॉइन है सीनियर सियासतदान साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। आप और आपके साथ एक दो और लोग हैं मुज़ाकरात की बात भी कर रहे थे, कोशिश भी आप लोग कर रहे हैं, कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का भी आप लोगों ने कहा, लेकिन अब इतलात ये हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसमें शिरकत से शायद इनकार किया, और वो चाहते हैं कि जो बात होगी वो महमूद खान अचकज़ई के प्लेटफॉर्म से होगी। देखिए इकरा अगर हमने अभी उन्हें दावतनामा जो है वो तो दिया है, और बाकी तो जाहिर है अब उनके अपने ऊपर है, वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, जाहिर तो उनका है मसला। अ, हमारा तो जो मकसद है वो बुनियादी तौर के ऊपर हुकूमत और जो अपोजिशन है उसके दरमियान एक मुकालमे की कोशिश करना है। अब सिर्फ झगड़ा, जो सच्ची बात ये है कि वो ये है कि जो ये कहते हैं कि आप कुट लखपत के लोगों की रिहाई की बात ना करें, और उसके ऊपर जो है वो शायद उनका ख्याल है कि उनकी अहमियत खत्म होती है। लेकिन देखिए ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जो ये अल्लामा नासिर अब्बास साहब हो जाएं, जगज़ई साहब हो जाएं, हमारा बड़ा एहतराम है उनके लिए, लेकिन फैक्ट इज कि इमरान खान उन्हें नहीं जानते। इस तरह से जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है, इमरान खान उनमें से किसी से कभी मिले ही नहीं आजादी में, चाहे कोई एक दो चार बार मिले हो तो पता नहीं। इसलिए लोग मुलाकात जो मुज़ाकरात के लिए चाहिए वो चाहिए जो कि तहरीक इंसाफ से हों और जिन्हें इमरान खान जानते हों, जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर चीमा हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उनका 20-20 साल का ताल्लुक है इमरान खान से। और जो भी बात अगर हुकूमत से करनी है और हुकूमत की बात इमरान खान से करनी है, तो फिर वो लोग चाहिए जो इमरान खान को जानते हैं और जिनको इमरान खान जानते हैं। अब ये जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है और इवन ये जो तरीके अपना है, ये जो आईने पाकिस्तान के लोग, ये फ्रेंकली अजनबी हैं, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये हैंडीकैप होगा मुज़ाकरात में। और यही बात जो है वो हम तो हुकूमत को भी इसीलिए से। दूसरा मुझे आप ये बताइए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी हमें पहले इमरान खान से मिल लेने दें, हमें आज इमरान खान को हम मिलेंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले
حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ٹمپریچر میں کمی لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے. اگر انہوں نے کمی لانی ہے تو پھر اس کے لیے ایک ماحول بنانا ہوگا, اور ماحول تب بنے گا جب پولیٹیکل پرزنرز کی کو کوئی ریلیف دینے کی طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی. ابھی ہم اگر عمران خان سے مل بھی لیں گے تو آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ جب یہ ریلیف دے لیں گے تو پھر خان صاحب سے جو ہے وہ بات ہوگی کہ سر اگر حکومت نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے تو پہلے قدم کے طور کے اوپر جو پرسنلائزڈ کیمپینز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اکابرین کے خلاف, حکومت کے اکابرین کے خلاف, وہ ختم ہونی چاہیے, اور وہاں سے پھر ایک بات چیت کا ماحول بنے گا جو آگے چل سکتا ہے. سر لیکن اب دیکھیں نا, جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑے نئے چہرے ہیں, اور حکومت شاید یہ بات ریئلائز بھی کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ بھی رہی ہے کہ کچھ عجیب سے مکس سگنلز وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے آ رہے ہیں. ایک تو ویسے ہی سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ کی ایک الگ رائے ہے, بیرسٹر گوہر کچھ اور سوچتے ہیں, پھر پارٹی کے اندر کی کالی بھیڑوں کی وہ بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے مذاکرات چاہے آپ کے پلیٹ فارم سے ہوں, ادھر کے پلیٹ فارم سے ہوں, لیکن اگر یہ مکس سگنلز جاتے رہے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے پھر اس بات چیت کا؟ مکس سگنل تو اقرا آخر تک جاری رہیں گے جب تک موڈس اپرنڈائے طے نہیں ہوتا, طریقہ کار طے نہیں ہوتا. دیکھو نا, جب طریقہ کار طے ہوگا, جب فیصلہ وہ کریں گے کہ ان لوگوں سے مذاکرات جو ہیں وہ ہونے ہیں, ان کو وہ ریلیف دیں گے, حکومت نے قدم اٹھانا ہے نا. دیکھیں, میں ہوں, آپ ہیں, پی ٹی آئی, عمران خان ہیں, تحریک انصاف کے باقی لوگ ہیں, سہیل آفریدی ہیں, ہم باتیں کر سکتے ہیں, ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ٹمپریچر کم کرنے کے لیے. وہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ اقدامات اٹھانے ہیں. اگر وہ اقدامات اٹھائیں گے ٹمپریچر نیچے آ جائے گا, وہ نہیں اٹھائیں گے ایسے ہی ہائی رہے گا. اور اچھا یہ سر, فرینکلی کل میری تو نوید سمجھ قمر صاحب میری پروگرام میں بتا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ مذاکرات کی بات ہوئی تو انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہماری پہلے ملاقات کرا دے, تو انہوں نے کہا کہ جب پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو یہ ملاقات ہونا نہ ہونا یہ بہت مائنر سی چیزیں ہیں. یعنی کہ وہ مینٹلی تیار تھی حکومت کے جناب اگر یہ کچھ پروسیس چلتا ہے تو شاید وہ خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کرا دیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ جو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب والی چیز ڈیل ہو رہی ہے یہ اپنے ہی ہاتھ سے تمام مواقع کھوتی جا رہی ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ ملاقات جو ہونا یا نہ ہونا, ایک ماحول چاہیے. ماحول اچھا ہوگا تو ملاقات بھی ہو جائے گی. پچھلی دفعہ بھی نوید قمر صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے, انہوں نے پوری کوشش کی, وہ ملاقات نہیں کرا سکے اپوزیشن کی عمران خان صاحب سے. اور اصل بات جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر ملاقات کرا بھی دیں گے تو مجھے آپ بتائیں گے نا یہ کہیں گے کیا جا کے. آپ نے مذاکرات کا پہلے, ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنا ایک ماحول بنانا ہے. اس وقت جو پرائمری پرابلم ہے تحریک طالبان, یہ جو اپنا تحریک تحفظ آئین بھی ہو یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو, ان کو ایکچولی خطرہ یہ ہے کہ کوئی بھی اور آ جاتا ہے تو ہماری اہمیت ختم ہو جاتی ہے. سو وہ ایک بچوں کی طرح ایک اس ضد میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا اور ہم کریں گے کریں گے. فرینکلی ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اہمیت عمران خان کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور حکومت کی ہے. طریقے تحفظ آئین کے لوگ ہو جائیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہو جائیں, ان کو تو کچھ جانتا بھی نہیں ہے, یہ تو ایک ایک سیٹ کے بھی لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے یہ اتنی امپورٹنس ہے نہیں. سو لیٹس سی, یہ اپوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ مذاکرات شروع ہونے کرنے ہیں, یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. میری اپنی نظر میں تو فرینکلی مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ حکومت آخر کیوں جو ہے وہ ٹمپریچر کو نیچے لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں حکومت میں ہوں تو میرا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے ہو, ملک نارمل لگے اور چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے آگے بڑھے. ایک وار اکانومی کریٹ ہو جاتی ہے اس وقت. تحریک انصاف کے بہت لوگ اور حکومت کے بھی شاید بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک لڑائی کی کیفیت رہے, اور اس لڑائی کی کیفیت میں لوگوں کے پیسے بھی بنتے ہیں, لوگوں کی اہمیت بھی بنتی ہے. اور ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ جو ہے وہ لڑائی میں نہیں ہے, وہ صلح میں ہے. سر میں نے مختلف پروگرام میں آپ کو بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ کوٹ لکھپت کے قیدیوں کو اگر ریلیف دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف احتجاج کی کال جو 8 فروری کو ہے وہ واپس لے سکتی ہے. یہ باقاعدہ تحریک انصاف کی پوزیشن ہے یا یہ آپ کی ذاتی خواہش ہے؟
देखिए ये लोग फिर ले सकते हैं ना, जो ये 5 लोग हैं वो जाके इमरान खान साहब से, आप देखिए जिस तरह मैंने आपसे दोबारा ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर हुकूमत को जो निगोशिएशंस आगे बढ़ानी है तो पहले जाहिर है कि 8 फरवरी का एहतजाज जो है उसको रिवर्स होना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ लोगों पे गोलियां चल रही हों, हाई हैंडेडनेस हो रही हो, गिरफ्तारियां हो रही हों, और हम कहें कि माहौल बड़ा अच्छा है मुज़ाकरात के लिए। और ये जो लोग हैं जब आप इनको रिलीफ देते हैं, रिहा करते हैं, तो ये फिर इमरान खान से कुछ बात मनवाने की पोजीशन में है। ये लोग जो है, हम लोग जो हैं, इन हम लोग ये लोग मिलके खान साहब के साथ बात करने की पोजीशन में है। तरीके, ये इंसाफ, ये जो लोग हैं हमारे, जो ये तहरीक जो बनी है इसके जो लोग हैं, या ये जो अपने तरीके इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, देखिए वो किसी पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान से कोई बात बनवा सकें या कर सकें। सर मौलाना की क्या पोजीशन है? खामोश भी नज़र आते हैं, लाताल्लुक भी नज़र आते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने कहा भी था कि जनाब वो कुछ लाएमल अपनाएंगे एहतजाज का, वो भी नहीं कर रहे। लग रहा है कि सिर्फ चुप करके देखे जा रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं, मौलाना का रोल बड़ा अहम है और इसीलिए हम चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो डेफिनेटली एक लीडरशिप रोल में आए और वो आगे बात करें। हमारे ख्याल में वो एक बफर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ना, इमरान खान और मौलाना की जो इत्तेहाद है उसका मतलब ये होगा कि पूरी जो खैबर पख्तूनख्वा है वो एक तरफ हो गया, 100% असम्बली। तो ऐसे तो आप फिर उनकी अहमियत जो है वो बड़ी बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में मौलाना का आना जो है वो बड़ा अहम होगा। लेट्स सी। सर ये जो स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह साहब की, जो बहुत ज़्यादा चल भी रही है कि जनाब 5 बड़ों का बैठना बड़ा ज़रूरी है, और उस 5 बड़ों में उन्होंने पता नहीं किस सोच के साथ खान साहब को भी शामिल कर ही लिया है इस दफ़ा। ये जो थॉट है उनका, आपको लगता है ये वाकई नून लीग की भी पॉलिसी है, या शायद राना साहब ने भी ज़ाती हैसियत में ये कह दिया है? ये राणा साहब एक हमेशा उन्होंने एक सॉलिड बात की है और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जमहूरियत की बात हो सके, कोई हम आगे बढ़ने की बात कर सकें, तो राणा साहब की बातों में हमेशा आपको ये एक एलिमेंट नजर आता है। तल्ख भी होती होंगी लेकिन उनमें ये एलिमेंट भी नजर आता है। बात यह है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। 5 लोगों का इकट्ठे बैठना ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे ना आए और आपकी जो बी टीम है वो एक ऐसा माहौल ना बना सके कि जिसमें ये मुलाकात इस तरह की मुमकिन हो सके। ये कहना कि कल ही 5 मिल जाएं और कुछ हो जाएगा, नहीं हो सकता। 5 के दरमियान तलखियां बड़ी ज्यादा है। इन तलखियों को पहले कम करने की जरूरत है। उसके लिए आपको लोग चाहिए होते हैं। ये ही एक देखो ना प्रैक्टिकल इशू है। हमारे खानदान में भी अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो जो बड़े हैं वो बैठ के जो है वो कोई फैसला करते हैं, फिर वो तलखियां जो है वो कम होती हैं। या फिर जो पहले मीडिएटर होंगे वो बैठते हैं, वो बात करते हैं, उसके बाद आप जाके जो है वो बैठते हैं। तो इस तरह ये एक बेसिकली मेरे ख्याल में उनका, अगर आप स्टेटमेंट को आप ले कि वो एक काइंड ऑफ ये कह रहे हैं कि सारे मिलके बैठ जाएं तो फिर चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। तो आई थिंक उनकी बात तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सर अगर इस मुज़ाकरात के शुरू में, क्योंकि मैंने ये भी सुना था हुकूमत को कहते हुए कि जनाब 8 फरवरी वाला एहतजाज हुआ और वो सब कुछ हुआ तो फिर गिला मत कीजिएगा हमसे। अगर हुकूमत ये शर्त रखती है कि पहले आप इस 8 फरवरी की पहिया जाम वाली हड़ताल की कॉल वापस लें, फिर आपसे बातचीत होगी, आपके जहन में क्या है? तहरीक इंसाफ को संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए? देखिए, तहरीके इंसाफ इस पे गौर नहीं करेगी। मैं आपसे ये सिर्फ कह रहा हूँ, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ दे दें वो और खुद करवा खवातीन लें। को रिलीफ दे दें। 101% हम खान साहब से करवा लेंगे। लेकिन सर फिर सलमान अकरम राजा और उनकी बहनें और वो जो एक लॉबी है जो पार्टी के अंदर कुछ स्टेबलाइज होने नहीं दे रही, वो आपको ये करने देंगे? देखिए, सच्ची बात यह है कि फिलहाल इकरा पीटीआई के पास और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि वो ये बात कहें और वो एक एक आप समझें कि एक जो मुज़ाहमत का मामला है वो बरकरार रखें। क्योंकि अगर वो ये भी खत्म कर देंगे तो पीटीआई के पास है फिर क्या। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको याद हो, एक तो देखिए ना, एक मुस्तकिल तो पीटीआई का एहतजाज रहता है
اور جب بھی کوئی کوشش شروع ہوتی ہے تو ایک طبقہ اس کے اندر یہ شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ تو وہ احتجاج ناکام بنانے کے لیے آپ کر رہے ہیں. بھئی آپ تو پورا سال ایک ہی کام میں رہتے ہیں, تو جب بھی کوئی بات ہوگی, صلح کی بات ہوگی یا چیزوں کی بات ہوگی, تو ظاہر ہے کہ یہ آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ملک کو ہم نے اسٹیبلائز کرنا ہے, پھر وہ پی ٹی آئی کے لیے آپشن بنائے گی. اب وہ آپشن جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو پھر اویل کریں گے اور پاکستان میں ایک استحکام کی طرف بات چلے گی. اچھا سر, ایک آپشن اور ایک فیور ہی کہہ لیں, آفر صدر زرداری صاحب نے بھی دی گڑی خدا بخش میں جب وہ خطاب کر, انہوں نے کہا کہ جناب آئی کین لیڈ اٹ, میں اس کو لیڈ بھی کر سکتا ہوں یہ مفاہمت اور ڈائلاگ کی پالیسی کو. تو آپ کو لگتا ہے ویسے وہ ہیں تو مفاہمت کے بادشاہ, وہ چاہیں تو یہ حالات درست ہو سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کو بالکل ٹھیک ہے. نہیں, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب تو دونوں کو ہم نے درخواست کی ہے ملاقات کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں ایکٹیو رول ادا کرے. لیکن دیکھیے ظاہر ہے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ ایک پلیئر ہے, وہ حکومت ہے, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب, اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے, اور اس کے بعد عمران خان بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے. تو دیکھیں اصل تو کامیابی یا چیزیں تو ہونی ہیں جب تینوں ہی یہ بات اس کے احساس کریں کہ ملک میں پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہے. تینوں میں سے ایک بھی فیصلہ کر لے کہ ہم نے نہیں لانا تو نیچے نہیں آ سکتا. بالکل صحیح. اور آپ کو سر کتنے % امید نظر آ رہی ہے کہ جو کوٹ لکھپت والی بار بار آپ بات کر رہے ہیں اور زور دے کر رہے ہیں, اس پر کچھ حکومت کان دھرے گی؟ حکومت اس پہ کام کرنے میں سنجیدہ ہے. حکومت چاہتی ہے, ابھی تک کم از کم ہمارے تو اطلاعات سگنلز یہی ہیں, اور لیٹس سی کہ اس کو حکومت جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہے یا نہیں بڑھاتی. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. فواد چودھری صاحب موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے اب جوائن کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. رانا ثناء اللہ صاحب مشورہ یہ دیتے ہیں کہ 5 رہنماؤں کا مل بیٹھنا, یعنی کہ 5 بڑوں کا مل بیٹھنا بڑا ضروری ہے. یہ ان کی تجویز ہے, ذاتی رائے ہے, یا پھر پارٹی سطح پر بھی یہی سوچا جاتا ہے؟ مجھے تو اتنا علم نہیں ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ پرائم منسٹر صاحب کا ایڈوائزر ہے اور پولیٹیکل ایڈوائزر ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بات ہوئی, لیکن میرے نالج میں ایسے نہ بات ہے, نہ کبھی سنا ہے. مذاکرات کے لیے تو ہر ایک کا وہ تو پرائم منسٹر نے بھی کہا مذاکرات ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ جو 5 لوگوں کی وہ بات کر رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ 5 لوگ کیسے مسئلے کو حل کر سکیں گے, کیونکہ اس ملک میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے. تو میرے خیال میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے جب بات کروں گا تو یہی کہوں گا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کے اس مسئلے کا جو اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے اس کا کوئی راستہ نکال لے اور آگے یہ ملک بڑھے, تاکہ ہماری جو معیشت پہ جو اثر پڑ رہا ہے, یا ہمارے خاص کر ہمارے صوبے میں لا اینڈ آرڈر سچویشن اب ایسا ہی ہے کہ دہشت گردی عروج پہ ہے, تو مشکلات تو ہے. اس مشکلات کے لیے بات چیت بہت ضروری ہے, اور مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. ہمیشہ کے لیے سیاستدان جب ملک مشکلات میں پھنستے ہیں تو سیاستدان مل بیٹھتے ہیں اور اسے کوئی راستہ نکالتے ہیں, جس طرح 18 امendment کو کیا تھا. اس سے پہلے بھی ایسے حالات بنی ہیں, تو اس کے بعد جب سیاستدان مل بیٹھ کے تو کوئی راستہ نکل چکا ہے. تو میرے خیال میں راستہ نکل سکتا ہے اور نکلنا چاہیے بھی. بالکل صحیح. اور سر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی راہ میں بانی پی ٹی آئی خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے, جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو آج تک تیار نہیں ہوئے؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ دیکھیں وہ اپنے علاوہ تو کسی کو مانتے نہیں ہیں. وہ تو ہمیشہ کے لیے جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ جس سے بات کرنا چاہتے وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. ایک طرف تو اس کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات, تو اس کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یعنی ایک بات پہ نہیں کر رہے تھے. بھائی بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرتے, سیاستدانوں کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس کو چور ڈاکو اور کیا لٹیرے اور کیا کیا کہتے ہیں. اور جب بھی حکومت کی طرف سے ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے, ڈسکشن کی بات ہوتی ہے, مذاکرات کی بات ہوتی ہے, تو وہ اس کو انکار کر دیتا ہے. اور جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کی کسی کی بات میں کوئی بس نہیں ہے. دیکھیں ان کی جتنی بھی سینئر لوگ ہیں وہ بے بس ہے. اس میں دیکھیے یہ میں نے واحد پارٹی دیکھی ہے کہ اس کا جو تحریک ہے وہ ایک چیف منسٹر چلا رہا ہے. چیف منسٹر بھی تو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, اور وہ بھی اس ریاست کا حصہ ہے. یہ میں نے پہلے بار میں 40 سال سیاست ہوئی ہے,
40 साल में मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई भी सूबे का देखा। अगर आपको याद होगा, जब नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला, नवाज शरीफ ने खुद जुलूस निकाला, कि शहबाज शरीफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, लेकिन उसने तो कोई तहरीक नहीं चलाई थी, उसने कोई जुलूस नहीं निकाला था। ये अभी देखे, इतने लाव लश्कर लेके अपनी हमारी सूबे से लेके जाते पंजाब में, तो उस पर पैसा खर्च नहीं होता। ये पैसा किसका है? ये इसकी जेब से खर्च होता है, ये अवाम का खर्च है। उधर लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही अस्पतालों में, बेरोजगारी उरूज पे है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां पे दहशतगर्दी है, अपने सूबे में ये जाने को तैयार नहीं है कि अपने सूबे में जहां जहां पे दहशतगर्दी हो रही है कि वहां चला जाए, लोगों को हौसला दे दे, वहां पे नहीं जाते। अभी सिंध का प्रोग्राम बना रहे, तो मुझे इनसे समझ नहीं आती है कि ये पार्टी क्या चाहती है और क्या इसका अपना स्ट्रक्चर नहीं है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर के जरिए। अगर इससे पहले गंडापुर था तो वो भी इस्लामाबाद पे दवा बोलता था, इससे पहले परवेज खटक था वो भी इस्लामाबाद में दवा बोल रहा था, अभी ये भी यही काम शुरू किया हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि आइन में किस जगह में लिखा है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसकी पार्टी है वो पार्टी खामोश बैठी होती है और वो जाके तहरीक चलाते हैं। तो ये मैंने अपनी सियासत में ये 40 साल में पहले बार ये देखा, मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हुकूमत की तरफ से अगर मुज़ाकरात या बातचीत होती है तो कौन सी चीज़ें आपके ख्याल में काबिले बहस आ सकती हैं? और जाहिर बात है कुछ लो या कुछ दो की बुनियाद पर ही मुज़ाकरात होंगे और इसके अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन हुकूमत की माइंड में है क्या? देखिए जी, एक बात मैं वाज़ेह कर लूं कि सियासत में जितने भी मैंने देखे हैं, जो मुज़ाकरात हुए हैं, पहले कोई एजेंडा नहीं होते। मुज़ाकरात जब बैठते हैं, जब दोनों तरफ से राय आते हैं कि वो क्या चाहते हैं या हुकूमत क्या चाहती है, तो फिर उसके बाद एजेंडा बनती है। लेकिन उनके कुछ एजेंडे आपके पास आप भी देख रहे हैं, वाज़ेह ही हैं। पहले बानी पीटीआई की रिहाई, दोबारा इलेक्शन होना, ये तो उनकी शायद पहला वाला तो उनकी वैसी ही रेड लाइन है, और अगर वो इसी चीज़ को लेकर सामने आएंगे तो आपको लगता है कुछ इस पे हुकूमत लचक दिखा सकती है? देखिए जी, एक बात मैं वाज़ेह करना हूँ, जब 2018 के इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी अखिलेश पहलू गया था और अपोजिशन यही बात कर रही थी और तहरीक भी चल रही थी। उसमें भी एक कमेटी बनी थी, याद होगा, जिसका परवेज खटक सरबराह बना दिया था, लेकिन उसका कोई मीटिंग ही नहीं हुआ था। इन्हें पूरा 3-3.5 साल में कभी उसका हुआ था, उसके लिए तो तैयार नहीं थे। देखिए, मुज़ाकरात जब बैठती हैं तो जरूर किसी न किसी नतीजे पे तो पहुंचना होता है। अभी किसी की रिहाई का या पहले शर्त लगाने का मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात न करने वाली बात होती है, क्योंकि मुज़ाकरात जब होती हैं तो पहले कोई शर्त नहीं होती, सियासत में कोई शर्त नहीं होती है। वो मिल बैठते हैं, फिर उसके पास डिस्कस होती है, फिर कोई पॉइंट जो आते हैं, जाहिर है कि दोनों तरफ से फिर लचक दिखाना पड़ता है। जो भी जिस चीज पे एग्री हो जाते हैं वो फिर आगे रास्ता बन जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई मुज़ाकरात ही नहीं करनी है, मैंने बात ही नहीं करनी है, और जिनको कहते हैं वो अगर कोई मुज़ाकरात, वो तो वहां से जेल से अपने स्टेटमेंट देता है कि अगर कोई मुज़ाकरात करने के लिए जाए वो तो मैं हमारे से नहीं होगा। तो फिर तो वहां पे आपको पता है कि क्या मुज़ाकरात होगी, क्या बात होगी। लेकिन हुकूमत तब भी कोशिश करती है, इसलिए करती है कि हुकूमत समझते हैं, क्योंकि हुकूमत ऐसा होता है कि हुकूमत के लिए जरूरी होता है कि वो जो भी लोग हो उसको साथ चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उसने अपर किए मुज़ाकरात की, और वो कबूल करना न करना ये पीटीआई का और इमरान खान का मर्जी है। और सर, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो क्या इक़दामात आप हुकूमत की तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से भी कुछ ना कुछ तो हुकूमत ने सोचा होगा। देखिए जी, एक बात वाज़ेह है, वो अपने सूबे को बंद करेगा। और देखिए ये भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब जहां जाहिर है कि जहां पे वो इससे पहले भी उन्होंने, आपको पता है कि बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं लेकिन नाकाम हुए हैं। तो जाहिर है कि हुकूमत और रियासत का काम होता है कि आवाम की जान और माल की हिफाजत करे। अगर उनका आज तक कोई भी तहरीक जो है वो पुरअमन नहीं रहा है, और अब पुरअमन तहरीक या पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, लेकिन उनकी आज तक उसके एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि कोई भी तहरीक या कोई भी जो एहतजाज किया हुआ है वो तशद्दुद के बगैर नहीं किया। तो तशद्दुद करेगा तो तशद्दुद का जवाब तो फिर हुकूमत या रियासत तो देने होते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने अपने आपको देखा, ये 2 साल में आपने देखा कि उसने बहुत एफर्ट की, बहुत कोशिश की। जब इमरान खान बाहर भी था उसने भी कोशिश की थी, नहीं हो सका था। जाहिर है कि जब रियासत के साथ तो कोई टक्कर तो नहीं ले सकता है ना। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि मुज़ाकरात से मसाइल हल हो सकते हैं, उसमें नुकसान ना हुकूमत का होते, ना मुल्क का होते, ना आवाम का होता है। तो सर, आपको लगता है ये जो 8 फरवरी वाला एहतजाज है ये किसी किस्म की रुकावट डाल सकता है मुज़ाकरात में?
देखिए जी, जाहिर है कि आप एक तरफ मुज़ाकरात के हम आपको दावत देते हैं कि जी मुज़ाकरात, जी। और आप कहते हैं कि मुज़ाकरात के, दूसरी तरफ आप ऐसे एहतिजाज करते हैं कि जिससे नुकसान होता है मुल्क को, तो फिर आप जाहिर है कि उससे नुकसान होगा। वो तो मानने को नहीं तैयार, क्योंकि रियासत तो अपना काम करेगा। तो जब काम करेगा फिर ये चीखेंगे कि जी रियासत ने ज्यादती की। तो रियासत तो आवाम के जान माल की हिफाजत तो करेगा। तो मेरे ख्याल में दो बातें नहीं हो सकती, एक बात हो सकती है, या एहतिजाज हो सकते हैं या मुज़ाकरात हो सकते हैं। तीसरा कोई लाइन नहीं है। तो अगर मुज़ाकरात करना चाहते तो फिर एहतिजाज छोड़े, आके बैठे मेज पे डिस्कशन होगी, और जाहिर है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद खान साहब, नून लीग के नुमा मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं हुकूमत कितनी लचक दिखाती है और कितनी डिमांड्स हैं तहरीक इंसाफ की या फिर अपोजिशन इत्तेहाद की जो कि मानी जा सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह साल 2024 और साल 2025 के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई थी, इसी तरह रवा साल के आगाज में भी मार्केट में एक वाज़ेह मुस्बत ट्रेंड नजर आ रहा है। साल 2024 में स्टॉक मार्केट ने 84% का गेन दिया। साल 2025 में 51% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि रवा साल के आगाज में KSE 100 इंडेक्स 5000 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,79,000 की सतह पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की, जबकि महंगाई के नए आदाद शुमार भी सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह कम होकर 5.6% पर आ गई है। इसी तरह पूरे साल 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.5% रही, जो साल 2015 के बाद कम तरीन सतह है। हुकूमत का दावा यह है कि महंगाई में कमी के साथ साथ मईशत में बेहतरी और GDP ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, लेकिन इदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल 2026 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 3.71% रही। तमाम सवाल यह है कि अगर मईशत में बेहतरी आ रही है तो फिर गुज़िश्ता माह में दिखाई गई 6.17% ग्रोथ के मुकाबले में इस कदर वाज़ेह कमी क्यों है। इन तमाम ट्रेंड्स पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात हैं और गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात पर हारून शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके वक्त का। पिछले 3 बरसों में पाकिस्तान ने स्टॉक मार्केट में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई, तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, फिर वज़ीर आज़म मुबारकबाद भी दे देते हैं। इसका असल में आम आदमी को क्या फ़ायदा है, मैं चाहती हूँ पहले तो आप थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दें, और क्या आने वाले महीनों में ये ट्रेंड हम देख सकेंगे, स्टेबल रहेगा ऐसे ही? जी, जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, उसका आम आदमी की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से ना होने के बराबर लिंक है। ये तो कंपनियों की ट्रेडिंग है जिसके अंदर ब्रोकर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे बनाते हैं या लूज करते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट ने कुछ नई कंपनियों को फ्लोट करना शुरू किया जिसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर वो कैपिटल फॉर्मेशन का रोल प्ले करती है तो वहां पर हमारी जो इकोनॉमी की एक्सपेंशन के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन बनती है, लेकिन इंडेक्स का ऊपर जाने का आम आदमी की इकोनॉमिक सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। फील गुड फैक्टर के लिए हमारे सियासतदान उसको ओवर प्ले करते हैं। बिल्कुल सही। और सर, क्या ये दुरुस्त है कि रियल एस्टेट और डॉलर में मुतवक्का मुनाफा ना मिलने की वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ मुंतकिल हुआ और इजाफी लिक्विडिटी का सबब बना? जी देखिए, ये जो बेसिकली किसी भी मईशत में सेविंग्स के एवेन्यूज और इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि लोग अपनी सेविंग्स को वहां पर चैनल कर सकें। हमारे पास शरह सूद गिर रही है और ऑल्टरनेट एवेन्यूज बड़े लिमिटेड हैं। सो पहले लोग कभी रियल एस्टेट में डालते थे, फिर उन्होंने मार्केट में डालना शुरू किया। म्यूचुअल फंड्स के पास जो पोर्टफोलियोज थे वो उनके पास एवेन्यूज कम हो गए क्योंकि हमारी जो रियल एस्टेट को वेंट डाउन। आजकल मेटल्स और कमोडिटीज एंड गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर है, तो ये चलता रहता है अप एंड डाउन। लेकिन वो जो लिक्विडिटी थी, बजाय इसके कि वो प्रोडक्टिव यूज में इस्तेमाल होती, डायरेक्ट हो गई स्टॉक मार्केट की तरफ। अच्छा सर, आपने भी देखा होगा कल की भी और आज की अखबार की भी रिपोर्ट ये थी कि हमारी जो बरामदात हैं उसमें खातिर ख्वाह कमी हुई है और हम एक बैलेंस नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि 2024 में जो हमारे पास रेशो थी बरामदात की और 2025 में और कम हुई है। आपको इसकी बुनियादी वजह नज़र क्या आती है कि क्यों ये कम हो रही है, और अगर अब इसको बढ़ाना है तो हमारा क्या गोल होना चाहिए 2026 में? जी, इसकी बुनियादी वजह कुछ ढांचे में स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल फ्लॉ ये होता है, पाकिस्तान अपनी बहुत सी एक्सपोर्ट जो है
اس کو ہم یہاں سے سبسیڈائز کرتے ہیں. پھر ہمیں کچھ مارکیٹ ایکسیس جیسے GSP+ وغیرہ ملا ہوا ہے, پریفرڈ ہمیں ٹریٹمنٹ ملتی رہی ہے. اب مارکیٹ دن بدن کمپیٹیٹو ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے کمپیٹیٹرز ایشیا میں بہت سے اب آگے نکل گئے ہیں. اگر میں آپ کو کل کے نمبرز بتاؤں, آج سے 20 سال پہلے ویتنام اور بنگلہ دیش ہم سے پیچھے تھے, اب وہ ہم سے 3 گنا آگے ہیں ایکسپورٹس میں. تو کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. ہم نے انوویشن میں, کمپیٹیٹیونیس میں, ویلیو ایڈیشن میں اور جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں انویسٹ نہیں کیا. اب اس کا آپ حل پوچھ رہی ہیں, اس کا حل یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ 2 یا 3 ایسے سیکٹرز پک کرے جو ہمارے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, جس میں ونر ہم ان کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں اگلے 3 سے 5 سال میں. جیسے نالج پروڈکٹس ہیں, IT پروڈکٹس ہیں, ووون ٹیکسٹائل ہے, ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر ہے. اس کے پیچھے ریسورسز ڈالیں تاکہ وہ اگر جو بنا رہے ہیں پروڈکشن لیولز ان کو دگنا کیجئے, ان کو ٹیکنالوجی کے لیے انسینٹیو دیں تاکہ یہ چیزیں دنیا میں بکنا شروع ہوں. بالکل صحیح. اور سر, اسٹیٹ بینک کی جانب سے ڈالر خرید کا ریزرو بڑھانے کے باوجود روپے کی قدر مستحکم ہے, کیا یہ مارکیٹ بیٹ ایکسچینج ریٹ کی درست عکاسی کرتا ہے؟ جی, پارٹلی مینجڈ ایکسچینج رسک چل رہا ہے. ایونچولی روپے پر پریشر آئے گا کیونکہ اکنامکس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بیلنس کم نہیں ہوتا تو جس ملک کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے اس کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب اس کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو آپ آرٹیفیشلی اپ ٹو اے لیول تو روک سکتے ہیں, لیکن پروڈنس یہ کہتی ہے کہ اس کو مارکیٹ کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کر دینی چاہیے, ورنہ اچانک شاک لگتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ کے وقت کا. ہم دعا تو یہی کر رہے ہیں کہ آنے والا سال جو ہے وہ معاشی طور پر پاکستان کے لیے تو اچھا ہو ہی, لیکن پاکستان کے عام آدمی کے لیے بھی اچھا ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.